बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनसर मुज़फ़्फ़र है और आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान के टाइज़ पे। हम देखेंगे कि कैसे ये रिलेशन एकदम से ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। हम देखेंगे कि चाइना का इसमें क्या रोल है। फिर हम देखेंगे कि जो यूएस है उसका इस रीजन में इन्फ्लुएंस कितनी जल्दी से कम हो रहा है और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अगर आज इनके रिलेशंस बेहतर हुए हैं, तो ये जो रिलेशंस ये ख़राब क्यों हुए थे? तो अगर हम बात करें 50s की, 60s की, 70s की, तो इनके टाइज़ आपस में बड़े अच्छे थे क्योंकि दोनों यूएस के कैंप में थे और दोनों के रिलेशंस अच्छे थे। लेकिन जब 79 में ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद इनके आपस में टाइज़ जो ना वो बहुत ख़राब हो गए। दोनों एक-दूसरे का राइवल बन गए। ऑल्दो उसके बाद जैसे 98 में और 2001 में कुछ एग्रीमेंट्स हुए जिसमें इन दोनों के रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आई लेकिन उस तरह से इनके जो रिलेशंस है आपस में बेहतर ना हुए। फिर कहा ये जाता है कि इनके रिलेशंस सबसे ज़्यादा जो ख़राब हुए या जो इनके एक नाज़ुक मोड़ पे आए वो 2016 में जब सऊदी अरब ने एक जो थे उनके आलम एल-इत्शी उनको फांसी दी। उसके बाद ईरान के अंदर बहुत मैसिव सतह पे प्रोटेस्ट हुए। जो सऊदी अरब की एम्बेसी है ईरान के अंदर उस पे हमला हुआ, उसको आग लगा दी गई। और उसके बाद दोनों के जो आपस में ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा पीछे जाएँ अगर अगर हम बात करें अरब स्प्रिंग की, तो अरब स्प्रिंग के अंदर ही इन दोनों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। दोनों एक-दूसरे के आर्च राइवल बन चुके थे। दोनों अलग-अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम बात और इवन आज तक अगर आज तक हम देखें हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरह से इनके ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से जो प्रॉक्सीज़ हैं उनमें कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ख़ैर अगर हम उन्हीं प्रॉक्सीज़ की बात करें तो अगर हम देखें सीरिया के अंदर, तो सीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो सीरियन गवर्नमेंट है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है और अगर जो दूसरी फ्री लिबरेशन आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब। इसी तरह हम बात करें इराक की बात करें, लेबनान की बात करें, यमन की बात करें तो हर जगह इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है? हर जगह एक ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम बात करें यमन की, तो यमन की जो गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है और हौथीज़ को वो क्या नाम है ईरान सपोर्ट करता है। इस तरह उसके अंदर लेबनान के अंदर जो हिज़्बुल्लाह है उनको ईरान सपोर्ट करता है। तो हर जगह इनकी प्रॉक्सीज़ हैं। अगर अब हम बात करेंगे कि अब जो इनके रिलेशंस बेहतर होने जा रहे हैं, इससे रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यूएस पे क्या इम्पैक्ट होगा और इसराइल की हम बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले रीजन की बात करें तो रीजन के अंदर सबसे पहले इनके जो ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से रीजन के अंदर पीस आएगा। क्योंकि हर जगह इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं, ये उनको फंड करते हैं, ये उनको ट्रेन करते हैं, ये उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। तो जिसकी वजह से वो जितने भी हैं प्रॉक्सीज़ उनको फ्यूल मिलता रहता है। तो जब ये उनको सपोर्ट करना बंद हो जाएँगे तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो वो डायलॉग की तरफ आएँगे। एक ये होगा, दूसरा ये है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। ज़ाहिर है जितना भी ये पैसा फंड लगा रहे हैं उस पे जंगों पे, वो एट द एंड ह्यूमन पे लगेगा, लोगों पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा और बाकी चीज़ों को बेहतर करने में लगेगा। तो वहाँ पे इस तरह से क्या नाम है प्रॉस्पेरिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी और बाकी चीज़ें सारी बेहतर होंगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें, हम इसको इस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे, ज़ाहिर है हम इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, हम अपने लेंस से देख रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के किस तरह से पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो शुरू से ही हमने देखा बदकिस्मती से कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप्स को ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के कुछ दीनी मदारिस हैं जिनको शुरू से सऊदी अरब फंड कर रहा है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है, ख़ासकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो ख़राब रहती है। तो उसको पाकिस्तान को काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा, ये इनके जो आपस में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकली बात करें,
तो पाकिस्तान के पे हमेशा से दबाव रहा है कि पाकिस्तान ने किसी एक जो अलाय है उसको चुनना होता है। अगर हमारा टिल्ट थोड़ा-सा सऊदी अरब की तरफ हो, तो ईरान हमसे नाराज़ हो जाता है और अगर हम ईरान की तरफ थोड़ा-सा अपने ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ जाएँ, तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता है। तो उसका हमें ये होगा कि हमें थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा और हम सऊदी अरब से भी अपने जो रिलेशंस है वो अच्छे रख सकते हैं और ईरान के साथ भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा वो इकोनॉमिकली होगा कि हम ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हम ऑल्दो उन पे सैंक्शंस हैं, उस तरह से यूएस की सैंक्शंस नहीं हटी हैं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी हद तक हम उनके साथ ना ट्रेड कर सकते हैं, हम ऑयल ले सकते हैं, हम गैस ले सकते हैं और हमें उस तरह से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमें देखना पड़ेगा कि यूएस की सैंक्शंस वहीं पे है। अगर हम पीस पाइपलाइन की बात करें तो वो तो यूएस की मर्ज़ी के बगैर हम नहीं कर सकते, हमारी क्या जान है। अ, अगर हम बात करें चाइना के हवाले से, तो देखें कि चाइना का इस रीजन के अंदर काफ़ी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। क्योंकि हम बात करें कि जो यूएस सॉरी सऊदी अरब है, वो हमेशा से यूएस का अलाई रहा है। लेकिन अब हम देखें कि वो सऊदी अरब जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता रशिया और जो चाइना है उसके कैम्प में आ रहा है। अगर हम देखेंगे ओपेक की बात करें कि ओपेक में बाइडेन ने जब कहा कि यूएस को सॉरी सऊदी अरब को कि आप अपने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई क्योंकि रशिया नहीं चाह रहा था कि सऊदी अरब अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए जिसकी वजह से नुकसान हो रशिया को। पहली बात दूसरा ये है कि अभी दिसंबर में लास्ट दिसंबर में शी जिनपिंग जो है ना उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया। वहाँ पे 34 जो एग्रीमेंट्स है वो साइन हुए। उसमें $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना सऊदी अरब में। तो ये और दूसरा ये है कि हम देख रहे हैं कि जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ रहा है पूरे में क्योंकि जो यूएस है वो इस रीजन से जा रहा है उसकी ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है जिसकी वजह से वहाँ पे एक जो पावर का वैक्यूम पैदा हो गया है और जिसको फिल किया किसने चाइना ने। अब हम देखेंगे कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने कह दिया भाई कि आप दोनों अपने एम्बेसी खोल लें और दोनों ने खोल ली। ऐसा क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कोई भी ममालिक है, कोई भी मुल्क है या बहुत सारे ममालिक हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बगैर कोई भी मुल्क है ना, वो कोई भी कदम नहीं उठाता। अगर हम बात करें ईरान के इंटरेस्ट की, तो ईरान के ये इंटरेस्ट हैं कि यूएस की सैंक्शंस की वजह से वो पूरी दुनिया में आइसोलेट है और उसकी इकॉनमी जो है ना, वो उसके बड़े बुरे हालात हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक ना बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो मासा अमीनी की वजह से। तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है। तो ईरान किसी न किसी हद तक उस प्रेशर को रिलीज़ करना चाह रहा है, अपने आप को कुछ न कुछ एक ना जो अपने आप को सेफ करना चाह रहा है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो उसकी वजह से सऊदी अरब ने उसके ये इंटरेस्ट है, एक तो जो मोहम्मद बिन सलमान का विज़न 2030 है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस वक़्त पूरी दुनिया में चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो इसलिए उनको इनकी बात माननी पड़ी। दूसरा उनको यूएस के साथ वैसे भी उनके ताल्लुकात कुछ टाइम से काफ़ी ख़राब चले आ रहे हैं, ख़ासकर मोहम्मद बिन सलमान पे जो बाइडेन ने अपनी जो उसकी थी कैम्पेन के दौरान उसने वो खशोगी के मामले में जो उसने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था कि उसका मर्डर जो है मोहम्मद बिन सलमान ने किया था और उसने काफ़ी कुछ कहा था। तो वो कहीं न कहीं बात जो है ना मोहम्मद बिन सलमान के ज़हन में थी। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने उस तरह से वेलकम नहीं किया था बाइडेन को, एक मतलब सरसरी सा वेलकम किया था। लेकिन उसके बाद हमने जब देखे शी जिनपिंग तो उसके लिए रेड कारपेट और बड़ा एक अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी। असल में अगर हम बात करें तो इसमें बात इस जो भी अगर हम इस सारी बात को ख़त्म करें तो वो इस तरह से है कि जो एक एशियन सदी का आगाज़ हम कहते हैं, सुनते आ रहे हैं कि एक एशियन सदी का आगाज़ हो गया है, जो पावर का शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये उसी का एक मैं समझता हूँ कि उसी का उसी की एक मैनिफेस्टेशन है। कि किस तरह जो चाइना है और रशिया ये दोनों मिलकर जो पूरा खित्ता है इसको लीड करने जा रहे हैं और यूएस और इसराइल क्या नाम उनका इन्फ्लुएंस किस तरह से कम हो रहा है और यहाँ पे एक मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि इसराइल को इस डील से बड़ा
दचका लगा है क्योंकि इसराइल चाहता था कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ये आपस में लड़ती रहें और उसको फ़ायदा उठा रहे। इसीलिए उसने अभी जो कुछ ममालिक के साथ रिलेशंस बनाए हैं जैसे यूएई, बहरीन और इस तरह से जो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाए हैं, उनको यही बताया है कि भाई ईरान आपके लिए खतरा है, ईरान आप पे हमला कर देगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और इस तरह से एक्स, वाई, ज़ेड। लेकिन अब उसके पास ये चीज़ें उसके पास कुछ बेचने के लिए उसका जो मंजन है वो अब उस तरह से नहीं बिकेगा, तो उसको कहीं न कहीं इस तरह से उसको भी धचका लगा है। तो आखिर पे मैं ये कहूँगा कि ठीक है, पाकिस्तान को भी काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा होगा, लेकिन शायद हम उस तरह से हम फ़ायदा ना उठा सकें क्योंकि हमारे इंटरनली बड़े हालात ख़राब हैं। हमारे पास अगर हम पीस डील की बात करें, पीस पाइपलाइन की बात करें, तो ईरान तो कब से वो अपने जो उसका एक बॉर्डर है, उस तक वो पाइपलाइन बिछा के बैठा हुआ है और हम आगे हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे, ऑयल की बात करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास उस तरह से कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे अंदर इतनी जान है। तो उसके लिए पाकिस्तान को अपने जो इंटरनली हैं हालात, उनको भी बेहतर करना पड़ेगा और क्योंकि जब आपकी इकॉनमी बेहतर होगी तो फिर आप कोई भी मुल्क है, उनके ताल्लुकात बेहतर होने से आप अपने ताल्लुकात भी बेहतर कर सकते हैं और आप उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और इंडिया की मिसाल आपके सामने है कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और उसके बाद वो उनकी इकॉनमी अच्छी होने की वजह से वो जिससे चाहते हैं, जब चाहते हैं, ट्रेड करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।